रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी। 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और गांधी जी की बहुत ज़रूरत है इस देश के अंदर। और गांधी जी ने जो दिशा दी थी उस दिशा पर चलकर देश तरक्की कर सकता है, उसी दिशा पे तरक्की कर सकता है। गांधी जी की जो विचारधारा थी कि भाई सबको जियो और जीने दो, सबके साथ मिलकर आपस में तालमेल बनाकर सामंजस्य बनाकर चलना है, धर्म जाति से अलग हटकर इंसानियत की बात करनी है और उसी पे चलना है तो राह मिलेगी। आप देख ही रहे हैं कि कल रात कैसा हुआ है कि कितना झगड़ा हो रहा है। अभी इजराइल के अंदर और ईरान के अंदर मिसाइलें चल रही हैं। एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है किसी के अंदर, एक दूसरे के साथ रहने की, साथ साथ रहने की क्षमता नहीं है, एक दूसरे को सामंजस्य करने की क्षमता नहीं है, एक दूसरे को मिटा डालने की कसम खा रहे हैं। इसलिए ही सारी प्रॉब्लम है। ये जो विचारधारा वाले लोग हैं कि हम या तो हम रहेंगे या तुम रहेंगे, वो दुनिया में विनाश करते हैं और ये विनाश अरब में हो रहा है और ये विनाश रुकना चाहिए। हम तो यही कहेंगे गांधी जयंती पर आज कि गांधी जी अगर कहीं हों, देख रहे हो तो इनको भी मिडिल ईस्ट वालों को, यूक्रेन रसिया को सद्बुद्धि दें और सब मिलजुल कर रहें, शांति से रहें। आज का वीडियो एक थोड़ा सा अलग विषय पे चर्चा करेंगे क्योंकि गांधी जी की बात कर रहे हैं और पेंशनर की बात कर रहे हैं। अब जब गांधी जी की बात चली है तो सबसे पहले आपको पता होगा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने। ये गांधी जी के टूल थे। अनशन का टूल था। अनशन का मतलब था गांधी जी का कि पहले अनशन बता दे तो अनशन क्या होता था। गांधी जी को अनशन को वो बोलते थे सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। तो सत्याग्रह अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य का आग्रह। गांधी जी कहते थे कि भाई आप सत्य का आग्रह करो और अपने को, आप जिसे भूख हड़ताल कहते हो, वो अन्न को त्याग देते थे और अन्न त्याग कर उनके व्यक्तित्व में इतनी क्षमता थी कि पूरी जनता उनको इतना प्यार करती थी कि लाखों लोग उनके पास पहुंच जाते थे मना करने के लिए कि आप अन्न ले लो, आप अपने शरीर को कष्ट मत दो। तो इतना प्रेम था। अब जो भूख हड़ताल करते हैं लोग, इनको कोई ना तो जनता प्रेम करती ना नेता प्रेम करते, ये सिर्फ अपनी कुंठा के लिए, अपने सेल्फ के लिए भूख हड़ताल कर लेते हैं। इसीलिए इनकी भूख हड़ताल सफल नहीं होती। जैसे मेरे अंदर कोई दिमाग में वो आ गया, विचार आ गया कि मुझे ये बात मनमानी है और वो सिर्फ सेल्फ मेरा एजेंडा है और मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊं तो कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझे इतना लोग प्यार कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद कर रहे हो और मैं जब सत्याग्रह करूं तो लोग तुड़वाने आए, ऐसा इसको कहते हैं सत्याग्रह। ये नहीं कि कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा बैठ जाए और कहते भूख हड़ताल कर लूँ तो मुझे भी वो बेनिफिट मिल जाएगा। सत्याग्रह का हथियार चलाने के लिए आदमी भी अंदर से सच्चा होना चाहिए। भूख हड़ताल करने के लिए आदमी का चरित्र भी उतना मजबूत होना चाहिए, तभी उसका असर दुनिया पे पड़ता है, वरना बेकार है। लोग हजारों लोग आते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, ये करते हैं, क्या होता है उनका काम? नहीं होता। लेकिन वहीं कोई सच्चा आदमी बैठ जाता है
कोई इंसाफ पसंद आदमी बैठ जाता है जिसको जनता प्यार करती है तो उसके सत्याग्रह का असर होता है। तो ये हर कोई आदमी, तीसरा आदमी चल देता है भूख हड़ताल के लिए, आंदोलन करने के लिए। ये सिर्फ सोचते हैं कि शायद उस आंदोलन का हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ये इनसे होने वाला नहीं है। ये तो रही सत्याग्रह की बात। दूसरा उनका था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ये था कि सरकार का कोई भी काम, जो ऐसा कानून जो आपके विरुद्ध है, उसको मानने से मना कर दो, उसका तिरस्कार कर दो। नमक बनाया गांधी जी ने, नमक का कानून तोड़ा। क्यों तोड़ा? वो सविनय अवज्ञा था। और असहयोग सबसे बढ़कर है। असहयोग का मतलब ये है कि भाई हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो ये गांधी जी की यूएसपी थी और आज देश को असहयोग की जरूरत है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई नोटा पे बटन दबाओ और असहयोग दर्ज करो अपना। तो हरियाणा चुनाव अब पास आ रहे हैं, आज 2 तारीख है, 5 तारीख को वोटिंग है हरियाणा में। तो अब आपको चूकना नहीं है। थोड़ा सा मैं और बात करूंगा, मैं महाराष्ट्र आंदोलन की भी बात करूंगा कि वहाँ क्या हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे रणनीति बनी। लेकिन सबसे पहले यही बात याद रख लो कि नोटा पे दबाना है और हरियाणा में अपना असहयोग दर्ज कराना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग देखें और समझें और बात करें। अब देखिए, असहयोग आंदोलन की बात करने से पहले मैंने पिछला वीडियो था, काफ़ी क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज इसलिए किया कि लोगों की एनर्जी वेस्ट ना जाए, लोगों का पैसा वेस्ट ना जाए, लोगों को किसी राह में भटके नहीं। और मुझे बताकर ये खुशी हो रही है, अपार हर्ष हो रहा है कि आप सब लोगों ने मेरे को सहयोग किया और आपने उन लोगों को, उन ताकतों को करारा जवाब दिया जो बड़े बड़ी डींगे हाँक रही थी। कुछ ताकतें कह रही थी कि हम मुंबई के एक बड़े से मैदान के अंदर 5 लाख लोग इकट्ठा कर देंगे, कुछ कह रहे थे 2 लाख इकट्ठा कर देंगे, कुछ कह रहे थे 1 लाख इकट्ठा कर देंगे। 5 लाख छोड़िए, 2 लाख छोड़िए, 1 लाख छोड़िए, 50,000 छोड़िए, 25,000 छोड़िए, 10,000 छोड़िए, 5,000 छोड़िए, 5,000 से भी कम लोग पहुंचे। एक छोटा सा क्लोज्ड एरिया कर रखा था जिसके पीछे एक बाउंड्री थी, तो मुश्किल से 2 या 3,000 लोग थे, और वो भी कौन? संगठन से जुड़े हुए। ये आई ओपनिंग होना चाहिए लीडरशिप के लिए कि भैया अब समझ जाओ, अब लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। इतना बुरी तरह से फ्लॉप शो रहा जो महाराष्ट्र का आंदोलन था। इतना देखिए, दर्द तो होता है, दुख तो होता है, लेकिन अब पेंशनर समझ गया है कि उसके टाइम को वेस्ट नहीं करना, उसके पैसे को वेस्ट नहीं करना है और उसके समय को वेस्ट नहीं करना। इसीलिए फ्लॉप हुआ। रामलीला आंदोलन हुआ था, ठीक ठाक था, 10,000 से ज़्यादा लोग थे लगभग। लेकिन मुंबई के अंदर, जो कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा पेंशनर है, वहाँ भी आंदोलन का डाउन हो जाना, गिर जाना, कमज़ोर हो जाना, पूरे देश में तो हो ही रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि अब मनसा पर सवाल उठने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं। इनको जब हरियाणा में काम करना चाहिए तो ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में जब चुनाव आ जाएगा तो ये कह देंगे तुम्हारा जो मन में आए वो करो, हमारा कोई मतलब नहीं, हमें राजनीति नहीं करनी है, जिसे चाहे हरा दो, जिसे चाहे जिता दो, अपने आप अपना फैसला ले लो, गधे घोड़े किसी को भी हरा जिता दो। ये जो चालबाजी है, ये जो होशियारी है, ये जो चैनल, कि सिर्फ संगठन बनाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और उससे शक्ति इकट्ठा करेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह आंदोलन करते हुए दिखते रहना है और नेता बने रहना है। ये जो चालबाजी है इसे जनता समझ गई है। अब देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े संगठन हैं पूरे देश में, उनका नेटवर्क होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 1,000-2,000 लोग इकट्ठे कर लें। यहाँ पे दिल्ली में छोटे मोटे नेता भी इकट्ठे कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो और 1,000-2,000 लोग, तो आपके कार्यकर्ता ही होते हैं। कार्यकर्ता से मतलब है, आपने यूपी में बहुत सारे कार्यकर्ता बना रखे हैं, उनकी तो मजबूरी है बेचारों की, अध्यक्ष बना रखे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना रखे हैं, पदाधिकारी बना रखे हैं, तो इनकी तो मजबूरी है, तो सब जाएंगे ही जाएंगे, नहीं जाएंगे तो इनका पद छीन लिया जाएगा, किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। लेकिन मोटी मोटी बात क्या संदेश गया? अभी भी अगर चलिए आंदोलन करना था, आंदोलन करने के बाद आप क्लियर मैसेज तो देते कि आपका एजेंडा क्या है, आपको करना क्या है। सपोज करो कोई बड़ा संगठन है, मैं कहता हूँ कांग्रेस के साथ ही चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सपा के साथ चला जाए, बसपा के साथ चला जाए, बीजेपी के साथ चला जाए, किसी के साथ जाए, और किसी के साथ ना जाए तो नोटा पे चला जाए। एक दिशा तो होनी चाहिए। अनडायरेक्शनल आंदोलन करना, अनडायरेक्शनल भूख हड़ताल करना, अनडायरेक्शनल सत्याग्रह करना, जिसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ काम
हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, फिर मीटिंगें करना, फिर उन्हीं नेताओं के प्रचार में चले जाना। आपने देखा था ना पे लोकसभा चुनाव में कुछ नेताओं के प्रचार में लगे हुए थे, वो कहाँ है नेता? क्या पेंशन मिल गई थी जो उन्होंने प्रचार किया? अब इनका जो भ्रम जाल था, ये माया लोक था, वो टूट रहा है। इनका सारा लीडरशिप टूट रही है। और मुझे तो बहुत गालियां दे रहे होंगे अंदर ही अंदर से, कह रहे होंगे ये आदमी कौन आ गया, इसका ना तू कौन है भाई, तू पेंशनर है क्या है? इस तरह की भाषा में ये लोग आ रहे हैं। कुछ लोग तो बहरूपिया कह रहे हैं और कुछ लोग ये कहते हैं बीजेपी का आदमी है। तो मैंने कहा भाई, मैंने कब कहा कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर कतई विश्वास मत करो, अपनी बुद्धि लगाओ और घटनाओं को क्रमवार तरीके से देखो कि हो क्या रहा है, घट क्या रहा है, तो आपको सब पिक्चर साफ हो जाएगी। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, मेरे बताने से मैं तो जो देख रहा हूँ वो मुझे साफ दिख रहा है। क्या आपको भी साफ दिख रहा है? दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत सारे लोग आए थे, आंदोलन हुआ था, अभी छोटा सा आंदोलन हुआ था, बहुत सारे एमपीज आए थे, उसमें बहुत सारे लोग मुझसे मिले जो पदाधिकारी थे। उन्होंने ये कहा, मनोज यार ये सब ऐसे ही कर रहे हैं, झूठ मूठ कर रहे हैं, हमें तो करना है भाई, हम तो पदाधिकारी हैं, हमारी मजबूरी है, क्या करें। अब कुछ हमारे पास मरता क्या ना करता, कोई नेता भी नहीं है, कोई संगठन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये जो लड़ाई हो रही है कैसी सही, झूठी सही, सच्ची सही, इसी में लड़ना है। तो मैं उनको सबको ये कहना चाहता हूँ आज कि आपको इंडिविजुअल लड़ाई लड़ना शुरू करना पड़ेगा और आपको एक दिशा में लड़ाई लड़ना शुरू करना पड़ेगा। अपने लीडरशिप से हटाना पड़ेगा, मसीहा को त्यागना पड़ेगा और आपको योजना बनानी पड़ेगी आपस में। इसे हम बोलते हैं कलेक्टिव लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब है खूब मंथन करो, बातें करो, चीत करो और फिर उसमें से रास्ता निकालो। सब लोग रास्ता सजेस्ट करें, मैं कह रहा हूँ 1000 लोग 1000 तरह का रास्ता सजेस्ट कर रहे हैं। मैंने भी एक रास्ता सजेस्ट किया। मैंने कहा भाई, हरियाणा में अगर नोटा पे हम वोट डाल देंगे और नोटा को एक भारी मत से हम वोट डाल देंगे तो हमारा विरोध या हमारा असहयोग दर्ज हो जाएगा। असहयोग कैसे दर्ज हो जाएगा भाई? हम यहाँ कुछ करके आते हैं तो लोकतंत्र में तो सरकारें वोट से ही चुनी जाती हैं भाई, जिसके पास जो वोट है। लोग कहते हैं हम किसी को हरा देंगे, किसी को जिता देंगे, तो हमारे दिल में किसी के दुर्भावना नहीं है। हमारे दिल में ना बीजेपी के लिए दुर्भावना है, ना हमारे दिल में कांग्रेस के लिए दुर्भावना है, ना सपा बसपा आप, हमारे लिए किसी लिए दुर्भावना नहीं है। हमारे लिए सबके लिए सद्भावना है, लेकिन हमारा काम तो करो। अब जब सब हमारे लिए एक ही तरीके से सब हमें देख रहे हैं तो हमें यूज करने के मतलब हम काले कुत्ते को भी जिता दें, कहने का मतलब है हम गधे घोड़े सबको जिता दें, ऐसे थोड़ी ना होता है। जो हमारे हित की बात करे, तो हमारे हित की बात कौन करेगा? जो हम में से निकला होगा। और हम में से कोई अभी हम निकाल नहीं पा रहे हैं, लीडरशिप नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है पेंशनर कमजोर हैं, पेंशनर में बहुत सारे लोग होंगे जो निकलेंगे। तो अभी तो हम कह रहे हैं कि एक बार हम एकजुट हो जाएं और पेंशन के नाम पे वोट देना सीख जाएं। हम जाति के नाम पे वोट देना सीख गए हैं, हम धर्म के नाम पे वोट देना सीख गए हैं, हम पार्टी के नाम पे वोट देना सीख गए हैं, हम बहुत मुद्दों पे वोट दे रहे हैं, लेकिन हम पेंशन के मुद्दे पे वोट नहीं दे रहे हैं। अगर पेंशन के मुद्दे पे हमने वोट दिया और वो वोट रजिस्टर्ड हुआ, सपोज करो कोई हमारा कैंडिडेट हो और वो पेंशन की बात कर रहा हो सिर्फ, जैसे मैंने की थी चुनाव में, तो मुझे जितने भी वोट मिले थे 1200 के करीब, वो 1200 लोग ये थे, वो ये कह रहे थे कि भाई पेंशन के मुद्दे पे दिया हमने वोट, हमने किसी और मुद्दे पे नहीं दिया, क्योंकि मेरा तो आगे पीछे सारा कुछ पेंशन के मुद्दे पे ही मैंने चुनाव लड़ा था। तो वो पेंशन का वोट था, प्योर वोट था। वो वोट ऐसा था कि वो जब चाहे तब शिफ्ट हो सकता था और किसी को हरा सकता था, किसी को जिता सकता था, अगर और ज्यादा होता। अब हरियाणा में हम यही कह रहे हैं कि नोटा के अंदर अगर वोट पड़ जाएगा और पेंशन के नाम पे पड़ जाएगा और नोटा को हम इतना बढ़ा देंगे, इतना ताकतवर कर देंगे। देखो हमें क्या करना है, हमें हम ताकतवर कर देंगे, चलो सेंटेंस पूरा कर लूं, हम नोटा को इतना बड़ा ताकतवर कर देंगे तो क्या होगा, सरकारें समझ जाएंगी कि ये सारे लोग पेंशन की ही मुद्दे पे अब वोट करना चाहते हैं। लोकतंत्र में वोट से ही सरकार बनती है और क्योंकि ये पेंशन के मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं, इसलिए ये मुद्दा उठा लो, क्योंकि लोग पेंशन चाहते हैं इसलिए पेंशन के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। अगर वोट ही नहीं कर रहे हैं पेंशन के मुद्दे पे, वोट अपनी पार्टियों को कर रहे हैं, अपनी जाति को कर रहे हैं, अपने धर्म को कर रहे हैं, अपनी पसंद नापसंद को कर रहे हैं, तो फिर पेंशन क्यों मांग रहे हो भाई? पेंशन तो सेकेंडरी हो गई। पेंशन को प्रायोरिटी बनाना है, पेंशन को मुद्दा बनाना है देश में। और इसीलिए मैंने ये कॉल दी थी कि भाई हरियाणा में आप नोटा को दबाइए और जो लोग आपको भटका रहे हैं उनसे दूर हट जाइए। आप देश के सारे पेंशनर, जो भ्रमजाल फैलाया गया था महाराष्ट्र के अंदर एक बड़े से मैदान के अंदर प्रोटेस्ट करने का, जिसमें सवाल पूछे गए थे लोगों से, बताइए कितने लाख लोग आएंगे? 5 लाख लोग आएंगे, 1 लाख लोग आएंगे, 3 लाख लोग आएंगे,
आपको 3 ऑप्शन दे रखे थे, ना तो 5 लाख थे, ना 3 लाख थे, ना 1 लाख थे, ना 50,000 थे, ना 10,000 थे, ना 5,000 थे, उससे भी कम संख्या हो गई। तो ये लोगों की जीत है और जो लोग बेवकूफ़ बना रहे थे उनकी बहुत बड़ी हार है। और उन्हें अब ये समझना होगा कि लोगों को सही दिशा में ले जाएं, लोगों को भटकाएं ना, लोगों को बहकाएं ना, लोगों को परेशान ना करें। लोगों की लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें नेतृत्व दिया है, तो अगर वो सुधार कर लें, अगर उनके मन में पेंशनरों के लिए, मैं कह रहा हूँ पेंशनरों के लिए प्यार है, सम्मान है, तो सुधार कर लें और एक राह पकड़ लें। हरियाणा में अभी भी वो कॉल दे सकते हैं। मैं आज उनसे अपील करूंगा कि वो कॉल दें, अपने संगठन को कॉल दें कि हरियाणा में नोटा पे चले जाओ। एक क्लियर कट मैसेज दो, देखो कितना जबरदस्त होगा। अगर ये जो संगठन है, बड़े बड़े संगठन है, अगर ये हरियाणा में नोटा की कॉल दे देंगे तो क्या चला जाएगा इनका? कोई नुकसान हो जाएगा? लेकिन हाँ, इन पे बिलीव करने वाले लोग भी होंगे थोड़े बहुत। अब वो सचमुच तो सच में सरकार हिल जाएगी, लेकिन क्योंकि मनोज ने बोल दिया है तो इनको लगेगा यार ये तो सारा क्रेडिट इसको मिल जाएगा। तो मैं आज खुले मंच से कहना चाहता हूँ, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर आप हरियाणा में नोटा की कॉल देते हो और कहते हो नोटा पे बटन दबाओ, तो मैं आपको भी लीडर मानूंगा और आपको भी, आपकी जितने भी मैंने आपके लिए कुछ गलत कहा होगा वो सब मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी कहूँगा, क्योंकि मैं गलत कहने का उद्देश्य ये था कि आप सही रास्ते पे आ जाओ। आप अगर नोटा पर आते हो, आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, तो मैं सार्वजनिक रूप से ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी लीडरशिप को स्वीकार करूंगा और आपको कहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, जो लीडरशिप है, कि आप हरियाणा में ये कॉल दे दो कि 5 तारीख को नोटा पे बटन दबाना है और अपना असहयोग दर्ज कराना है। पेंशनर्स, आपसे लगातार मैं कहता हूँ कि ये कुछ लिखवाएगा, कुछ लिखवाएगा, तो आज तो बड़ा सिंपल सा लिखवाऊंगा मैं, फिर वही लिखवाऊंगा। कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा तो होने दो। आप अगर मेरी बात सही है तो यस लिख देना, और मेरी बात गलत है तो नो लिख देना। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो यस लिख दो, और मेरी बात गलत लिखी तो नो लिख दो। पूरी वीडियो देखने के बाद ही लिखना, और पूरी वीडियो देखा करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।